Good evening, students. Good evening. Array, my laptop is giving some trouble, so just give me 5 minutes more to log in from my laptop. Okay, just give me 5 minutes. Some problem is there with my laptop, but uh,
अरे यार शुरू हो जा। Just give me a momentum. Okay guys, till my laptop gets start, please write down about the adjustments, whatever we have learned. Come on, write the effects of the adjustments. नहीं समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? ठीक है, गिव मी सम मोमेंट। मैंने सिर्फ कहा आपको उस एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स देने हैं। वर यू देयर फॉर द लास्ट टू डेज? ओके, एनीवेज। मैम या हमने जो कल एडजस्टमेंट सॉल्व की थी उसके 3 इफेक्ट्स थे, उसको 3 ही इफेक्ट है या फिर हमेशा वो वैसे ही लिखनी है? हमेशा वैसे ही 3 ही इफेक्ट रहेंगे बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्ट्स के साथ साथ आपको अमाउंट भी तो देखनी है। मतलब कल जो हमने किया था, हाँ आपको याद होगा कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वही बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ सो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट ही 1000। यस आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला था हाँ 800 का, और हाँ आपका एक्चुअल लॉस हुआ था 200 का, 200 का। राइट? सो हाँ ये तो गुड्स बाहर गए, मतलब हमने उसको क्रेडिट इफेक्ट दिया, P&L क्रेडिट। हाँ ये असेट है, पैसा मिलने वाला है, इट इज गोइंग हाँ कम इनटू द बिजनेस, सो हाँ डेबिट इफेक्ट गया। लॉस है, हाँ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आप देख सकते हो क्रेडिट को 1000 रुपीज का इफेक्ट गया, और हाँ डेबिट साइड को 1000 रुपीज का इफेक्ट 1000 गया। हाँ मतलब यस, देयर आर 3 इफेक्ट्स देखा जाए तो, हाँ बट व्हाई 3 इफेक्ट्स? क्योंकि डेबिट को भी सेम अमाउंट जानी चाहिए, क्रेडिट को भी सेम अमाउंट जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो योर बैलेंस शीट विल नॉट मैच। ओके हाँ बात समझ में आ गई? लॉजिक हाँ समझ में आ गया इसका? हाँ समझा। ओके, थैंक यू मैम। yeah, thank you. So shall we start solving the problem number? कौन सा था हमारा? 3 था ना? 3
हाँ एडजस्टमेंट बाकी है उसके, राइट 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 राइट। Okay guys, चलो let's start with the adjustments now. I hope you are able to have screen before you. दिख रहे हैं ना आपको screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now the first adjustment is closing stock was valued at rupees 80,000. Am I right? And Yeah. the two effects are very simple. First trading account credit, तो वहां पे लिख देते हैं by closing stock amounting to 80,000. दूसरा इफेक्ट हम लिखते हैं असेट साइड लाइबिलिटी, वहां पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 80,000. हो गए दो इफेक्ट्स करके आपके? हेलो? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. या नाउ नहीं मैम लेट्स, नहीं हुआ। ठीक है बताओ बेटा आपके होने के बाद, सो वी कैन मूव टू सेकंड इफेक्ट, सेकंड एडजस्टमेंट. मैम मैं लेक्चर के एंड में हाँ नॉट वर्किंग, लेक्चर के एंड में कर लूंगा एडजस्टमेंट, थोड़ा वो मिस हो गया तो मेरा एक्सेल स्टार्ट नहीं हो रहा माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा ठीक है, मैनेज कर लोगे फिर? हाँ हाँ ठीक है, सो आई एम गोइंग टू द सेकंड एडजस्टमेंट. सेकंड में क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल एंड ऑफिस फर्नीचर एट 5%, ऑफिस इक्विपमेंट एट 10%. जो हमारा मोटर व्हीकल है उस पर 5% हमें डेप्रिसिएट करना है. What are the two effects of depreciation? We have already learned. First, deduct from that particular asset. The second effect is P&L account debit side, right? So यहाँ पे मोटर व्हीकल से हम 5% लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 5%, 400. डेप्रिसिएशन 8,000 into 5%, 400. एब्सोल्युटली राइट बेटा. तुरंत आउटर साइड में आप नेट बैलेंस ऑफ मोटर व्हीकल लिख देना. क्या है? 7,600. लिख दिया यहाँ तक का? Yes. Yes, ma'am. सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन P&L डेबिट एंड नेम इट एज अ डेप्रिसिएशन. लेकिन मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन 3 असेट्स. एडजस्टमेंट में ही है ना, मोटर व्हीकल, ऑफिस फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट. इसलिए मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन लिखूंगी, टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करूंगी, और ये तीनों असेट का इनर कॉलम में लेकर आउटर कॉलम में पूरा टोटल लिख दूंगी. तो इनर कॉलम में चलो लेते हैं 400, लिख दिया इनर कॉलम में. दूसरा असेट है ऑफिस फर्नीचर, उस पर भी 5% डेप्रिसिएशन है. 100. Yes, 2,000 into 5%. So net figure is 1,900 on the balance sheet. Now, on the debit side of P&L account, I will write it as a office equipment, which is amounting to 100 rupees. सही बात है. उसके बाद
सॉरी, इट्स ऑफिस फर्नीचर आई गेस। हाँ, ऑफिस फर्नीचर, मैंने ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया, ऑफिस फर्नीचर। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। तो ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है 600. 10% 600. depreciation. Yes, beta, absolutely right. 6,000 into 10% comes to 600. 6,000 minus 600. तो अभी ये ऑफिस इक्विपमेंट भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, which is amounting to 600. 600. तो बाहर 11. 1100 का टोटल इम्पैक्ट जाएगा आउटर कॉलम में कि वी हैव प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑफ अराउंड 1100. इसके बाद हो गया डन. Yes, ma'am. 100, right. Now the next adjustment is create 5% reserve for doubtful debts. पहला इफेक्ट है डेटर्स में से लेस करो, दूसरा इफेक्ट है P&L डेबिट में लिख दो. लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी जगह छोड़ी है बैड डेट्स के यहाँ, तो हम बैड डेट्स के यहाँ पे RDD वो ऐड कर देंगे. क्या है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%. So let's deduct 5% RDD, reserve for doubtful debts. 880. 17,600 into 5%, it's come to 880. Correct. So net figure of RDD is 16,720. और यहाँ पे हमें बैड डेट्स में ऐड करना है प्लस न्यू 5%. RDD at 5%. So the outer figure is 250 plus 880 comes to 1130. 30. Right. यहाँ तक हो गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. आगे goods costing ₹100 was taken for personal use by Mr. Edward. जो आगे का है it was included in debtor, वो हम थोड़ा लेटर स्टेज में करेंगे. अभी वो आगे का छोड़ दो, सिर्फ हम फोकस करते हैं कि goods taken over by the owner. इफेक्ट क्या है हमें पता है. लेट डिडक्ट इट फ्रॉम द कैपिटल. न्यू ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू 100 और ट्रेडिंग क्रेडिट को लिखेंगे हम बाय गुड्स कंज्यूम्ड बाय ओनर. ऐसा लिख सकते हो या डायरेक्टली आप लिख सकते हो बाय ड्राइंग्स 100. यहाँ तक हो गया बच्चों. कैपिटल की अमाउंट बाहर लेके नहीं जाना है बिकॉज वी आर येट टू कैलकुलेट प्रॉफिट. यहाँ तक आ गया बच्चों? हेलो जी. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके. नाउ लेट्स गो अहेड. गुड्स वर्थ रुपीज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अब भी मैंने ये एडजस्टमेंट फिर से समझाई आप सब लोगों को. पहला इफेक्ट जाएगा विच आर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, विच आर बर्न्ड आउट. सो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अमाउंट क्या है? 1,000. 1,000. राइट. असेट साइड को हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम 800. ट्रू. यहाँ तक हो गया? हो गया या नहीं हुआ? Yes, ma'am. हो गया मैम. नहीं मैम. Yes, ma'am. गाइस प्लीज हेल्प ईच अदर. और डेबिट को हम लिखेंगे टू लॉस बाय फायर. वर्डिंग एक बार देख लो.
जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए उसको हम लिखते हैं बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000 रुपीज। असेट को हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम 800 रुपीज और P&L डेबिट में लिखेंगे लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू 200। हो गया यहाँ तक? हेलो जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now here we are done with the all adjustment. Now what we have to do? We have to calculate first gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पहले डेबिट साइड के टोटल देखेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल देखेंगे। Minus. जो बड़ी टोटल है वो दोनों साइड में लिखेंगे। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 64,150 while the total of credit side is 1,55,100. So it means total of credit side is big. Correct? Yes. 1,55,100. So ये टोटल मैंने दोनों तरफ ले ली। सही बात है? अरे हाँ या ना? हाँ. Right? Now we will calculate to gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्रेडिट साइड की टोटल माइनस Minus डेबिट साइड की Return. टोटल। और ग्रॉस प्रॉफिट gross profit. हमारा आया 90,950। नाउ वी विल कैरी फॉरवर्ड दिस ग्रॉस प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L। अपोजिट साइड में हम वो शिफ्ट करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। राइट? फिर से अभी हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगेन वी विल कंपेयर द डेबिट साइड टोटल, लेकिन ये लाइन के बाद, हाँ, इस लाइन के बाद वाले ही डेबिट एलिमेंट्स हम लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिए हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के वक्त। सो द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज 5,630 while the total of the credit side is 91,750. So now I am writing the total of credit side on the both hands, which is 90,750. Am I right? Now we will calculate the net profit. How we will calculate the net profit? Will deduct the total of debit side from the total of credit side, which is coming as 86,120. यहाँ तक आ गया आपका? हेलो? मैम ये स्क्रीन थोड़ा छोटा हुआ क्या? बड़ा करूं? नहीं छोटा, मीन्स वो समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कॉलम्स। हाँ अभी? हाँ हाँ? यस और यस क्या करूं? अभी दिख रहा है P&L एंड बैलेंस शीट एक ही इसमें आया। तो यहाँ पे प्रॉफिट आया हमारा P&L में। नाउ वी विल पोस्ट इट ओवर हियर। यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हमने जगह रखी थी। प्रॉफिट है इसलिए साइन अभी हम पॉजिटिव लेंगे। अगर लॉस रहता तो वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन। तो प्रॉफिट 6,150 का लिया। अभी ध्यान दो बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फाइनल बैलेंस of the capital. How we will calculate the final balance of the capital? We will go with the sign. Capital minus drawings minus new drawings plus profit. Net profit. सही बात है? Now here we are having final capital. मतलब यहाँ तक we have done with the all adjustments, everything. Now let's take the total of the liability side. 1,10,270. देखते हैं मैच हुई नहीं हुई। Yes, our balance sheet is matching. 1,10,270
23,070. It is very much matching. इसका मतलब we have solved the problem in a very correct sense. आप ये तो बहुत ही छोटा हो गया ना, अभी दिख रहा है ना? Guys, please take the snapshot and post it on a group. मतलब ये पूरा का पूरा solved problem है with all the adjustments. So please take the snapshot and post it on a group. जो हमारा official group है, not the unofficial group. So we are done with the problem number 3. One problem. 30. Who is 30? Roll number 30. Drawing का आप थोड़ा clear करोगे आपका? People are trying to take the snapshot. Are you done with the snapshot, guys? Yes, ma'am. Okay, now the way we have solved problem number 3, we are going to solve problem number 1. कैसे? वैसे तो हमने problem number 1 without adjustment tally करके रखा है, no doubt. But जैसे हमने problem number 3 देखा, वैसे ही हम अभी क्या करेंगे? problem number 1 के पहले adjustment पढ़ेंगे, adjustment mark करेंगे trial balance में, and then we will again record all the items of the trial balance into the P&L and balance sheet, and then we will move ahead. Okay, so I'm sharing now the problem worksheet. I hope the booklet is before you. पूजा दरवाजा खोलना। Shall we start now, guys? Hello. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Guys, again, it's a humble request that when you are login onto the Zoom, please mark your roll number first and then write your name. It's a repetitive request. Actually, I'm requesting Ajay Puri, Pranav Joshi, रोशनी आपने थोड़ा उल्टा किया पहले आपका रोल नंबर एंड बाद में आपका नाम. ओके, इट हेल्प्स अस टू टेक एडमिशन अटेंडेंस. ओके मैम, मैं चेंज करती हूँ बाद में. हाँ, कल कर लेना. नो, कोई दिक्कत नहीं है. अजय, प्रणव जोशी एंड हु इज सौरभ मस्के. आई होप you will cooperate with all the admin staff. Thank you. चलो, now let's discuss problem number 1. पहले क्या करना है हमें? पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं. क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमें वो मार्क करने. So now the first adjustment is closing stock worth rupees 1,25,000, whereas its market value is 1,60,000. अब तक जो हम क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आती थी. बट अभी क्या हुआ गाइस? वी हैव 2 वैल्यूज. एक है मार्केट वैल्यू और दूसरी है कॉस्टिंग, मतलब एक है कॉस्ट टू द कंपनी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ठीक है, सो आई एम टर्निंग ऑन द व्हाइट बोर्ड. बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मार्केट वैल्यू कितनी है क्लोजिंग स्टॉक की? व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? 1,60,000. एंड कॉस्ट कितनी है? 1,25,000. 25,000.
Okay, so the market value is 1,60,000 and cost is 1,25,000. But the question is, ये क्या है? Why two values are there? Remember guys, when you are having a closing stock with you, closing stock is actually is meant for sell. Matlab, we are expecting that probably in few months we will sell the goods, and that's why we are holding up the stock. इसका मतलब उसको कुछ market value है at the rate where we are selling. This is called a market value. मतलब if the market rate of the product is 160 rupees per unit, हम 160 rupees को बेच रहे हैं and we are having 1000 units in stock, so the market value is 160 per unit. But ये 1000 units manufacture करने के लिए, being a company, if we have spent 125 rupees per unit, सही बात है, बात समझ में आ रही है? We have spent 125 rupees per unit. इसका मतलब है cost of the product is 125. मैंने आपको सुबह ही इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बताया था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट. यहाँ पे सेलिंग रेट इज 160 एंड cost per unit is 125, resulting into the profit of 35 rupees. Am I right guys? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Of course this is per unit thing. अगर आप number of units से multiply करोगे, so we will get the total value. जो adjustment में हमें total value दी है 1,60,000 1,25,000. and the profit we are getting is a 35,000. But as per the accounting standard 2, which deals with the valuation of stock, it says consider the stock at market or cost whichever is less. मतलब it says कि हमें तो क्लोजिंग स्टॉक की एक ही वैल्यू चाहिए, बट हमें वो कैसे कंसिडर करनी चाहिए? कंसिडर एट स्टॉक मार्केट और कॉस्ट whichever is less. यहाँ पे मार्केट वैल्यू है 1,60,000 और कॉस्ट है 1,25,000. इन दोनों में से जो कम से कम प्राइस होगी, कम से कम वैल्यू होगी, वही हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम बैलेंस शीट में लिखेंगे. तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? फॉर दिस प्रॉब्लम नंबर 1, we will take 1,25,000 rupees as the value of closing stock. We will not consider this value as a closing stock value. बात समझ में आ गई आपकी? You should remember that valuation of stock should be taken as market or cost, whichever is less. पक्का समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? चलो Yes, let's ma'am. go back to the problem. Yes, ma'am. ना यहाँ पे तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंटली हम इफेक्ट्स देते हैं तो कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है.
Now the next adjustment is interest on bank was outstanding rupees 10,000. Now this is again we have not learned till yet. That is about outstanding expense. So first of all, today I will teach you two adjustments. One is outstanding expenses and the other one is prepaid expenses. Okay, chalo, let's understand what do you mean by outstanding expenses and prepaid expenses. कल जाते जाते वैसे मैंने आपको कुछ आइडिया ऑलरेडी दे के रखी थी when we were entering the figure of outstanding salary and वो क्या था prepaid क्या था हेलो प्रीपेड क्या था एक आइटम हमने एंटर किया था बैलेंस शीट पे कुछ प्रीपेड वाला और आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद द एडजस्टमेंट क्या है एडजस्टमेंट में लिखा देयर इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 पहले तो समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस इसका ये मतलब है कि आपने लोन लिया था उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है बट यू फेल्ड टू पे this 10,000 it means outstanding means you are pay in advance. it's not advance you failed to pay it it means you are still liable to pay it एक्चुअली इंटरेस्ट आपका एक्सपेंडिचर है बट आपने पे ही नहीं किया इसलिए तो हम उसको कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ एक तो आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं और आपने वो पे ही नहीं किए इसके लिए वो आपकी लाइबिलिटी भी है सो व्हेन यू डोंट पे द मनी यू डोंट पे फॉर योर एक्सपेंडिचर द फर्स्ट इफेक्ट इज P&L अकाउंट डेबिट क्योंकि वो आपको एक्सपेंडिचर कंसिडर करना है एंड द सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में जाएगा क्योंकि यू आर नॉट स्टिल पेड फॉर इट तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा 10,000 का इंटरेस्ट आपने अभी तक पे नहीं किया तो हाउ यू विल एंटर पहले तो आपको वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा सो P&L डेबिट में हम लिख देंगे और दूसरा इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड में क्योंकि वी आर स्टिल लायबल टू पे इट इसलिए सेकंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड और लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सो इज इट क्लियर टू यू गाइस दो इफेक्ट समझ में आ गए Yes, ma'am. अभी हमें देखना है कि वेदर इन द ट्रायल बैलेंस whether we are having the element as expenditure or not चलो ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं अगर हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो yes there is one element called General expenses. interest on expenses बैंक लोन तो प्लीज अंडरलाइन दिस क्यों क्योंकि यहीं पे हमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा सो प्लीज अंडरलाइन दिस जब हम एंट्री पास करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम इनर कॉलम में लिखेंगे एंड व्हेन विल पास द एडजस्टमेंट हम वो करना शुरू कर देंगे अंडरलाइन किया बच्चों इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Now, let's understand third adjustment. Depreciate plant and machinery. अभी हमें तो पता है क्या अंडरलाइन करना है अभी हमें प्लांट एंड Plant and machinery. क्योंकि एक इफेक्ट रहता है
डिडक्ट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट रहेगा Profit and capital में debit side. करेक्ट. नाउ ये 1 2 3 तो कर लिए हमने. चौथा एडजस्टमेंट. द ओनर ऑफ द एबीसी एंड द कंपनी हैज विथड्रॉन 20,000 for the personal use, but the accountant has forgotten. बहुत बढ़िया, efficient accountant मिला है उनको. उसने क्या किया? The accountant has forgotten, भूल गया, to give the effect of the same in the books of account while preparing this trial balance. Wow. जब वो ये ट्रायल बैलेंस बना रहा था तब उसने ये इफेक्ट देना ही वो भूल गया. मतलब ये क्या है गाइस? ऑलरेडी मैंने आपको बताया था. when Drawing you are having, yes, when you are having the term as personal use, it means it is for. drawing drawings. तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस? एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग क्रेडिट में जाता है, लेकिन we need to underline the capital as well. So please underline capital. मतलब जब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट तो कैपिटल भी हम एक इनर कॉलम में लिख देंगे. Now the last thing, provision for bad debt is to be kept at rupees 500. And what are the two effects? Deduct from capital a, Debtors. you know, आता तू जर क्लासरूम मध्ये Debtors. असेल तर ना मी असा छोटासा खडूस फेकून मारला असता. Deduct from debtors. Yes, deduct from debtors and Add in P&L डेबिट. debit. अगर ऑलरेडी बैड डेट्स है ट्रायल बैलेंस में तो उस बैड डेट्स में हम ऐड करेंगे. जरा देखिए ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है क्या? दिख रहे नहीं हैं है. बैड डेट्स? नहीं है. नहीं है तो हमें ऐड नहीं कर सकते. वी विल नहीं. डायरेक्टली राइट ऑन द P&L अकाउंट डेबिट साइड. तो यहाँ पे वी हैव मार्क्ड ऑल द एडजस्टमेंट, वी हैव अंडरलाइन ईच एंड every element of the trial balance. But it's already 6:40. So what I'll do, I will teach you. या हम स्टार्ट करें रिकॉर्डिंग? थोड़ा आधा हुआ तो चलेगा? कैसे करें बच्चों? आई नीड योर फीडबैक. अभी हम स्टार्ट करेंगे तो पूरा एक दिन में नहीं होगा. मैम एक तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सीरियसली. हाँ मैम, हाँ पूरा ऐसे रॉकेट. थोड़ा कंफ्यूजन है मैम. अगर कर हाँ, मतलब वही पूछ रही हूँ कि आज मैं आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट बताती हूँ और कल पूरा का पूरा प्रॉब्लम एक सिटिंग में करते हैं. फ्रॉम एंट्री टू एडजस्टमेंट पूरा. Okay, miss. क्या क्या पसंद, क्या क्या इजी ओ, लगेगा? Okay, आधा ma'am. आज, आधा कल, या कल पूरा का पूरा? कल पूरा का पूरा. कल पूरा का पूरा. राइट फ्रॉम एंट्रीज टू एंडिंग विद द बैलेंस शीट. यस. yes ma'am यस मैम. ओके. तो कल मैं थोड़ी आनंद सर को रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि हमें जरा 15 मिनट और दे दीजिएगा, सो वी कैन सॉल्व कंप्लीट प्रॉब्लम इन वन गो. यस मैम. ओके, यस मैम. यस. ठीक है. सो शैल वी देन लर्न द एडजस्टमेंट ऑफ P&L अकाउंट. या आप कुछ अभी एक्सपीरियंस आप मुझे बताओगे, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द लेक्चर्स? कैसे चल रहे हैं लेक्चर्स? क्या पसंद है आपको? मैम ये सब्जेक्ट पसंद तो आ रहा है लेकिन अभी रॉकेट जाने लगे ऊपर से. हाँ, थोड़ा तो रॉकेट उड़ेगा ही ना. फर्स्ट टाइम सीख रहे हो आप? फर्स्ट मतलब टाइम मुझे सीख रहे हो बेटा? yes, हाँ? मुझे ये लेक्चर अटेंड करना पसंद है दूसरे लेक्चर से ज्यादा. क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना इसकी वजह से. बट ये रॉकेट जा रहे हैं आज. सुनो बेटा, रॉकेट तो उड़ेगा ही, बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. तो रॉकेट उड़ रहा है ना तो उड़ने दो. मैं हमेशा ना बच्चों को कहती हूँ, जब भी कभी मैं पूछती हूँ कि बेटा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथ्स छोड़ के ना सारे सब्जेक्ट हमारे फेवरेट रहते हैं. बट रीजन क्या है बेटा पता है आपको? जब हमें कुछ डाउट रहता है, वी नेवर आस्क टू द टीचर. हम ऐसे सोचते हैं यार अगर मैंने ये बेसिक सवाल पूछा ना तो मेरे फ्रेंड मुझ पर हंसेंगे.
और इस वजह से क्या होता है कि अभी आज आपने डाउट नहीं पूछा, मन में ही रह गया आपका, कल और एक डाउट वो भी नहीं पूछा, परसों और एक डाउट वो भी नहीं पूछा, ऐसे करते 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 आप पूछते ही नहीं डाउट्स और यू स्टार्ट इग्नोरिंग दैट सब्जेक्ट। अरे यार वो बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं आता हमें। एंड इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में से चला जाता है, जस्ट आउट ऑफ फियर एट द फर्स्ट स्टेज एंड द इग्नोरेंस एट द सेकेंड स्टेज। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने फ्रैंकली कहा कि मैडम ये रॉकेट जैसा उड़ता है, उड़ने दो, 1 महीना उड़ेगा, 1.5 महीना उड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बाद में समझ में आएगा। एक हमेशा याद रखना, मुझे तुरंत टोकना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। आई एम रेडी टू टीच यू फॉर 10,000 टाइम्स, दैट इज माई जॉब एंड आई एम अ पैशनेट टीचर, बट नेवर सिट विथ डाउट्स इन अ क्लास, क्योंकि शाइनेस की वजह से डाउट नहीं पूछोगे एंड देन यू स्टार्ट इग्नोरिंग द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंस तो कभी इग्नोर मत करो, पूरा लाइफ आप इसी के लिए दौड़ोगे, अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। सो हाउ यू कैन इग्नोर द फाइनेंस, हाउ यू कैन इग्नोर द अकाउंटिंग? डोंट इग्नोर इट। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? Yes, ma'am. Yes, Anything ma'am. else you want to ask? Ma'am, when can we get the recordings of these lectures? वो तो आपको आनंद सर को पूछना पड़ेगा बेटा। I don't know because we are meticulously recording all the lectures, but I don't know about the admin thing and all. So can you just ask Anand sir about this? He will give you the clear idea. Or Okay, ma'am. who is Komal Gaikwad? Is she there? आज अटेंड कर रही है कोमल? हेलो कोमल? Probably Komal is not there, but you know guys, she's the only person who has solved all the CEs and with a very beautiful handwriting. Yes, I personally appreciate her and I'm expecting such kind of dedication from you also. बहुत अच्छी तरह से लिखकर उन्होंने अपलोड किया है। I again remind you all guys, अगर टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे ना तो टेंशन आ जाएगा। जब कम टॉपिक्स है, कम गूगल फॉर्म्स मैंने भेजे हैं, तब से लिखना शुरू करो गाइस। प्लीज डोंट इग्नोर। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? मैम हमने भेजा है। हाँ मुझे पता है। मुझे, आपका नाम क्या है? ओमकार जाधव ने एक भेजा है और शुभदा। सॉरी शुभदा। शुभदा, राइट। ओमकार आपका भी मुझे मिला, बहुत अच्छा लिखा है। शुभदा मैंने आपका चेक नहीं किया, लेकिन कल चेक करके ही मैं आपको फीडबैक देती हूँ, ठीक है guys? This is a gentle reminder for other people also. Please complete it as soon as possible. Anything else you want to share? Yes, ma'am. Neha here. Yeah, Neha, go ahead. Yeah, I have also submitted, and once we receive feedback from you, we will try to improve in our That's great, that's assignments great. also. ठीक है, आपने अपलोड किया ना, मैं चेक करती हूँ ड्राइव पे, तुरंत चेक Ma'am, करती हूँ I have और uploaded. जितना हो सके मैं तुरंत आपको फीडबैक देती रहती हूँ। लेकिन Yes, अगर ma'am. मुझसे 1-2 दिन लेट हो जाए तो गुस्सा मत होना। कुछ बिजी रहूंगी काम में, इसलिए ही लेट होगा। लेकिन यस, यू हैव एवरी राइट टू रिमाइंड मी। मैडम थोड़ा हमने सबमिट किया है, प्लीज आपने देख लिया ना, इतना रिमाइंड जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली चलते हैं तो कभी कभी माइंड में से स्किप भी हो जाता है किसी का नाम। जानबूझकर बिल्कुल नहीं करते हम, ठीक है? तो यस Yes, ma'am. नेहा एंड शुभदा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। Ma'am, I have also sent yes. या ओके फाइन। व्हाट अबाउट बॉयज? सो गए क्या सब लोग? सिर्फ ओमकार ने सबमिट किया है, बाकी लोगों को
शायद मार्क्स नहीं चाहिए, शांति से चल रहा है, चलने दो. Yes, anything else? No, man. Okay, we are also eager to have you in the classroom. I don't know what you are thinking about. Guys, we still have 10 minutes, so shall we start learning the prepaid expenses? Yes, ma'am. चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री का रेफरेंस देती हूँ पहले. यूट्यूब में जाके एक डॉक्यूमेंट्री ढूंढना. द नेम इज वन इडियट. द डॉक्यूमेंट्री इज बाय अमोल गुप्ते and it is made for IDFC mutual fund. Hardly 30 minutes की documentary है. It's only for 30 minutes. लेकिन I will discuss about this documentary once you watch it. So I hope you will watch this documentary and then we will definitely talk about it. Please write in your notebook कौन सी डॉक्यूमेंट्री देखनी है आपको. वन इडियट 30 minutes की है सिर्फ. It is about the mutual funds and all, but do watch this documentary. It's actually about the importance of understanding finance. At very early age. जिसको कम एज में ही फाइनेंस का नॉलेज आया ना, he can really win the world. And am I exaggerating this? No, guys. Warren Buffett has started investing money at the age of 12 years in stocks. Yes, he has Yes, started ma'am. investing in stocks at the age of 12 years with hardly $500. And rest is the history. You know him very well, how much he is wealthy person. So guys, please watch the documentary. I am again writing a name. One idiot. Must documentary for each and every person. Each and every person. So on this note, I am going to start with the adjustment of the prepaid expenses. So first of all, let's understand what do you mean by prepaid expense. कल ही मैंने आपको बताया कि when we refill our SIM cards, say for 500 rupees, 1000 rupees or 2000 rupees, we first pay and then start utilizing services. Same way, if we pay for expenses first, that is before using, then it is called as prepaid expenses. We have paid first, but we have not utilized as expenditure or that service. It is called as prepaid expenses. So guys, what should be the adjusting effects for such prepaid expenses? एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि we have not
incurred that expenses yet, but still we have paid for it. मतलब that expenditure is not related to the current financial year, but हमने इस financial year ही पैसे देकर रखे. Let me take an example. You have paid your CA's fees in advance for the upcoming year. मतलब आपने अभी के करंट साल के साथ अपकमिंग ईयर की भी ऑडिट की फीस देकर रखी. मतलब आपने ऑडिटिंग सर्विसेज लिए इस साल तो लिए, लेकिन अगले साल का आप अगले साल ही सर्विसेज लेंगे, फिर भी आपने अगले साल की सर्विसेज के पैसे अभी पे कर दिए. इसका मतलब है द इफेक्ट्स विल बी, वी नीड टू डिडक्ट from current year's expenses. The first effect, deduct from current year expenses, and the second effect, we have already paid it in the advance. We are not liable to pay. In fact, we have paid it in advance. इसलिए दूसरा इफेक्ट जो आएगा असेट साइड में. फिर से मैं बताती हूँ, ऑडिटिंग सर्विस हम अगले साल लेने वाले हैं, लेकिन उसके पैसे हमने आज ही दे दिए, राइट? तो अगर वो एक्सपेंसेस हमने आज के P&L में लिख दिए, इसका मतलब हमने आज का प्रॉफिट कम कर दिया. क्यों? जो एक्सपेंसेस अगले साल के हैं, तो वो एक्सपेंसेस अगले साल के बैलेंस शीट में ही आने चाहिए ना. इसलिए हम क्या करेंगे, इस साल के P&Ls में जो एक्सपेंसेस लिखा है उसमें से हम डिडक्ट करेंगे फर्स्ट इफेक्ट, एंड द सेकंड इफेक्ट वी विल शो इट ऑन द असेट साइड. असेट साइड क्यों? इट्स अ काइंड ऑफ वी हैव गिवन एन एडवांस टू समबडी एल्स. मतलब अगर उस CA को हमने अगले साल अपॉइंट ही नहीं किया, तो वी कैन रिकवर आवर एडवांस फ्रॉम दैट CA. बात समझ में आ रही है आपको? हेलो. Yes, ma'am. इसलिए हम इसको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्लियर? यस Yes, ma'am. पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत है आपको इसमें? No. हेलो जी. No, ma'am. Okay guys, on this note I am stopping, I am concluding for today. Tomorrow in the morning we are going to start with the types of cost. आज ही हमने fixed cost complete किया. So tomorrow morning what we will do, we will complete variable cost and the other things. And tomorrow evening we will solve complete problem number 1, right from entry in P&L and balance sheet, and we will also complete the adjustment. I'll talk to Anand sir and will request definitely for 15 minutes more, so we can easily complete problem number 1. ठीक है, you can leave the meeting, no problem at all. मैम Yeah. मैम मॉर्निंग वाले लेक्चर का कुछ मिलेगा तो ये मॉर्निंग वाले लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता ना नाइट की वजह से, तो हाँ, कुछ हाँ, उसके रिलेटेड नोट्स मिले तो बहुत अच्छा होगा. बेटा मैंने नोट्स तो ऑलरेडी भेज दिए सब. आपका नाम क्या है बेटा? अद्वैत. अद्वैत प्लीज कांटेक्ट आनंद सर, क्योंकि मैंने तो मेल सारे भेज दिए हैं. बाकी बच्चों से भी पूछना. बच्चों आपको आ गए ना सारे मेल्स रेफरेंस चैप्टर्स के, इकोनॉमिक्स के? यस मैम. Yes, ma'am. नहीं मैम, काम करोगे आप आनंद सर को अपना ईमेल एड्रेस भेजोगे? यस मैंने ऑलरेडी दिया था, मुझे मेल नहीं आया. व्हाट्सएप पे ग्रुप पे है वो लिंक.
Okay. अरे यार ठीक है अद्वैत, फिर से एक बार भेज के रखना आनंद सर को. आई विल टॉक टू द आईटी पर्सन ऑल्सो, डोंट वरी. क्योंकि नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, ये सारे ईमेल आईटी के बंदे को भेजती हूँ एंड ही सर्कुलेट्स द मेल्स अमंग यू थ्रू द कॉलेज आईडी. ठीक है अद्वैत, आपका पूरा नाम बता सकते हो आप? अद्वैत अद्वैत पेडगावकर. अद्वैत पेडगावकर. पेडगावकर. ठीक है. I'll talk to Anand sir and IT guy tomorrow. Don't worry. Just ping your email address to Anand sir on WhatsApp. Yes, इन yes. पर्सन डाल दो, ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं. Okay. हाँ ओके. एनीथिंग एल्स? चलो भागो, नेक्स्ट लेक्चर है आपका 7 बजे. कल हम मिलते हैं शार्प 8:30. चलो Yes, ma'am. बाय गाइस. Bye, ma'am. Bye, ma'am.